नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो नक्शे पे देखें तो शायद छोटा लगे, लेकिन जिसका असर, जिसका इतिहास और जो उलझने हैं वो बहुत बड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं इज़राइल की। हमारे पास इसके बारे में जानकारी का एक काफी अच्छा स्रोत है, इज़राइल, एक विस्तृत परिचय। तो सोचा कि इसी के आधार पर थोड़ी बातचीत की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे इसका भूगोल कैसा है, इतिहास की परतें खोलेंगे, राजनीतिक सिस्टम क्या है, समाज कैसा है, और हाँ, वो टेक्नोलॉजी वाली बात, वो भी समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। इस स्रोत को देखते हुए कोशिश यही रहेगी कि इज़राइल की एक, आप कह सकते हैं, कई पहलुओं वाली तस्वीर सामने आए। मतलब सिर्फ अच्छी बातें नहीं, जो चुनौतियां हैं वो भी। और ये क्यों आज दुनिया में इतना मायने रखता है ना? ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी पुरानी ज़मीन आजकल इनोवेशन का, नई चीज़ों का गढ़ बन गई है। हाँ, और ये भी देखेंगे कि भारत और इज़राइल के रिश्ते कैसे हैं इस स्रोत के मुताबिक। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, नक्शे पर कहाँ है ये? तो मैप पर देखते हैं। इज़राइल पश्चिम एशिया में है। वो जो इलाका है ना, लेवेंट क्षेत्र जिसे कहते हैं, भूमध्य सागर का पूर्वी किनारा। हाँ, बिल्कुल। और इसकी लोकेशन ही, आप कहिए, इसकी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्रोत भी यही बताता है। इसकी जो सीमाएं हैं वो देखिए। उत्तर में लेबनान है, हम्म। उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, और पश्चिम में तो पूरा भूमध्य सागर फैला हुआ है। साइज की बात करें तो स्रोत कहता है लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यानी काफी छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ, तुलना करें तो जैसे अपने यहाँ मणिपुर या मेघालय राज्य हैं, लगभग उतना। तो जमीन के मामले में काफी सीमित है। और एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी स्रोत में, वो है राजधानी वाली बात। मतलब यरूशलेम को राजधानी बताया गया है, जी। जो ऐतिहासिक और राजनीतिक केंद्र है। लेकिन फिर तेल अवीव भी है, जो सबसे बड़ा शहर है, और सारा आर्थिक और तकनीकी काम ज्यादातर वहीं होता है। ये थोड़ा दोहरापन सा लगता है। सही कहा, ये दिलचस्प है। एक शहर जो इतिहास, धर्म, उसकी गहराइयों से जुड़ा है, और दूसरा जो एकदम मॉडर्न है, व्यापार, तकनीक, रफ्तार। ये दिखाता है शायद कि देश कैसे अपनी जड़ों और भविष्य की उम्मीदों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश में है। ये बात तो है। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। यहाँ तो मतलब समय की इतनी परतें हैं। स्रोत बताता है कि पुराने कनानाइट लोगों से भी नाता रहा है इसका। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जमीन तीन बड़े धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है। बिल्कुल। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, वो रोज की जिंदगी में महसूस होता है। स्रोत हमें सीधे 1948 में ले जाता है, जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ और इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। हाँ, 1948। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था, उसने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन जैसा स्रोत साफ बताता है, ये आजादी आसानी से नहीं मिली, बहुत संघर्ष हुआ। अम, उसके बाद कई लड़ाइयाँ हुईं, हम्म। और ख़ासकर फ़िलिस्तीन के साथ जो ज़मीन और पहचान का मसला है, वो इतिहास का एक बहुत ही उलझा हुआ हिस्सा है, जी। जिसका असर आज तक है। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे जो स्रोत में है, किसी का पक्ष लिए बिना। सही। इन सब ऐतिहासिक उलझनों के बीच इनका राजनीतिक सिस्टम कैसे चलता है? स्रोत कहता है कि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र। जी। और इनकी संसद का नाम कॉनेसेट है। उसमें 120 सदस्य होते हैं, हाँ, कॉनिसेट। और सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री। असली पावर उन्हीं के पास होती है। एक राष्ट्रपति भी होते हैं, पर स्रोत के मुताबिक उनका पद ज्यादातर औपचारिक है, सिंबॉलिक कह सकते हैं, राष्ट्र की एकता का प्रतीक। अच्छा। और एक और जरूरी बात जो स्रोत में है, भाषाएं, हिब्रू और अरबी दोनों ऑफिशियल भाषाएं हैं। हाँ, ये तो अहम है। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ये दिखाता है कि देश के अंदर समाज कितना मिला जुला है। मतलब यहूदी बहुमत में है, लेकिन एक बड़ी अरबी आबादी भी है। ये उस सच्चाई को दिखाता है। बिल्कुल। और यह हमें सीधे यहाँ के लोगों और समाज पर ले आता है। आबादी कितनी बताई है स्रोत ने? लगभग 90 लाख। हाँ, करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख के आसपास। इसमें यहूदी ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी भी काफी है, और ईसाई, द्रूज और दूसरे समुदाय भी हैं। तो काफी विविधता है। हाँ, और ये सिर्फ धर्म की विविधता नहीं है। स्रोत इस पर जोर देता है कि कल्चर भी बहुत मिला जुला है। दुनिया भर से यहूदी आकर बसे, तो वो अपने साथ यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सब जगह के रंग लाए। अच्छा। और फिर उसका मेलजोल हुआ वहाँ की अरब संस्कृति और जो स्थानीय लेवेंटाइन परंपराएं थीं उनके साथ।
तो एक खास तरह की इजरायली पहचान बनी है। ये सोचना भी जरूरी है कि ये मेल-जोल समाज को कैसे चलाता है और कभी-कभी तनाव भी पैदा करता होगा। बात तो सही है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए इजराइल आजकल दुनिया में बहुत मशहूर है, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। यहाँ तो मामला बड़ा दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि इतनी चुनौतियों के बावजूद इनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और काफी अलग-अलग चीजों पर आधारित है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। खासकर वो जो हाई-टेक इंडस्ट्री है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर, उसे तो सिलिकॉन वाडी कहते हैं, जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है। अच्छा, सिलिकॉन वाडी। हाँ, सॉफ्टवेयर बनाना, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब में दुनिया के टॉप देशों में है ये, स्रोत यही बताता है। और इसके अलावा खेती, जिसमें पानी बचाने की जबरदस्त तकनीक है इनके पास। फिर वो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम है, दवाइयां बनाना, ये सब भी अहम है। और इनकी करेंसी है न्यू शेकिल। और तकनीक वाली बात, स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो ड्रिप इरिगेशन। हाँ, तपक सिंचाई। और इसका आइडिया भी, इसके बनने की जड़ें भी इजराइल से जुड़ी हैं। ये तो वाकई कमाल की बात है। सही में। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये उस सोच को दिखाता है जिसे इजरायली लोग अक्सर चुट्स्पाहा कहते हैं। चुत्स्पाहा भी है। मतलब एक तरह की हिम्मत, मुश्किलों के सामने डटे रहना, कुछ नया और अलग कर दिखाने का जज्बा। स्रोत यही इशारा करता है कि कैसे कम रिसोर्स होने पर भी अगर आप लोगों पर, पढ़ाई पर और नई सोच पर ध्यान दें, तो आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। ये दिखाता है कि मुश्किलों को मौके में कैसे बदला जाता है। ये तो बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के साथ साथ एक और चीज जो इजराइल से जुड़ी है वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। स्रोत कहता है कि इनकी सेना IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जी, इजरायली रक्षा बल। हाँ, वो इस इलाके में बहुत ताकतवर मानी जाती है। हाँ, और इसकी वजह सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि उसका ढांचा भी है। स्रोत एक बहुत खास बात बताता है, वहां अनिवार्य सैन्य सेवा है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। मतलब सबको जाना पड़ता है सेना में, लगभग हर नागरिक को, पुरुष हो या महिला, सबको एक तय समय के लिए सेना में सेवा देनी होती है। महिलाओं को भी। हाँ, महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं। ये इजरायली समाज का एक बहुत अलग पहलू है। स्रोत ये नहीं बताता कि इसका लैंगिक समानता वगैरह पर क्या असर है, पर यह है जरूर। इसके अलावा उनकी वायुसेना और जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो भी दुनिया भर में जानी जाती है अपनी काबिलियत के लिए। ये जो लगातार सुरक्षा की चिंता है, वो वहां की पॉलिसी, समाज, लोगों की सोच, सब पर गहरा असर डालती है। स्रोत से ही पता चलता है। सुरक्षा के साथ साथ धर्म का पहलू भी बहुत गहरा है। यरूशलेम का नाम बार बार आ रहा है। जैसा हमने पहले भी कहा, स्रोत बताता है कि ये शहर तीनों धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए बेहद पवित्र है। बिल्कुल, ये शहर वाकई आस्था का एक संगम है। स्रोत कुछ खास जगहों के नाम लेता है, जैसे वेस्टर्न वॉल, जो यहूदियों के लिए सबसे पाक जगह है। हाँ, दीवारे गिरिया भी कहते हैं शायद। जी। फिर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जहां ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह को सूली दी गई और वो फिर जी उठे थे। और फिर हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट, जहां अलक्सा मस्जिद है, इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह। और ये सब बहुत पास पास है। हाँ, बिल्कुल पास पास। यही इस शहर की खासियत है। इसके अलावा स्रोत मृत सागर यानी डेड सी का जिक्र करता है। वो अनोखी जगह जहां पानी में इतना नमक है कि आप डूबते नहीं। हाँ, वो तो सुना है। और गैलीली सागर है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है और नज़ारा भी खूबसूरत है। और फिर तेल अवीव के बीच हैं, वहाँ की नाइट लाइफ है, तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा, अब आते हैं भारत इजराइल रिश्तों पर। स्रोत के मुताबिक दोनों देशों के बीच पूरे डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1992 में बने। उससे पहले अनौपचारिक संपर्क थे, पर फॉर्मल रिश्ते 1992 से शुरू हुए। हाँ, और उसके बाद से इन रिश्तों में काफ़ी तेजी आई है। स्रोत बताता है कि सहयोग के जो मुख्य एरिया हैं, वो हैं डिफेंस यानी रक्षा, एग्रीकल्चर यानी खेती, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रक्षा में तो काफी सहयोग है, सुना है। हाँ, स्रोत भी यही इशारा करता है कि भारत इजरायली हथियारों और तकनीक का एक बड़ा खरीदार रहा है। पर अब बात सिर्फ खरीदने बेचने की नहीं है, मिलकर बनाने की भी है। जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर जोर है। और खेती में इजराइल की टेक्निकें हैं, खासकर वो पानी बचाने वाले तरीके, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, वो भारत के लिए बहुत काम की साबित हुई हैं। साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, स्टार्टअप्स, इन सब में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और व्यापार भी काफी बड़ा है स्रोत के अनुसार। तो इस सारी जानकारी को अगर समेटें, तो स्रोत का निचोड़ क्या है? इजराइल के बारे में क्या कहा जा सकता है संक्षिप्त में? स्रोत जो तस्वीर दिखाता है, वो एक ऐसे देश की है जिसमें कई विरोधाभास हैं, लेकिन जो बहुत डायनामिक है। एक तरफ
जमीन और पानी जैसे रिसोर्स कम हैं, सुरक्षा की चिंता हमेशा भरी रहती है, पड़ोस भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी, खेती में कमाल की तरक्की है। एक जीवंत लोकतंत्र है, हालांकि उसकी अपनी चुनौतियां हैं, और समाज बहुत विविध है। स्रोत ये भी साफ करता है कि देश के अंदर भी चुनौतियां कम नहीं, जैसे पानी का संकट तो है ही, फिर यहूदी समाज के अंदर ही धार्मिक और सेक्युलर सोच वालों के बीच तनाव है, और अरब नागरिकों के साथ सामाजिक और आर्थिक बराबरी का सवाल भी है। फिर भी जैसा इस जानकारी से लगता है, जो इसकी सांस्कृतिक रिचनेस है, जो ऐतिहासिक गहराई है, और सबसे बढ़कर मुश्किलों से लड़कर कुछ नया करने की जो जिद है, जिसे हम इनोवेशन कह सकते हैं, वो इसे दुनिया में एक खास जगह देती है। तो आज की इस बातचीत में हमने इजराइल के कई पहलू छुए, हजारों साल पुरानी जड़ों से लेकर आज के टेक्नोलॉजी के कमाल तक, जैसे वो ड्रिप इरिगेशन और यूएसपी ड्राइव। हमने देखा कि समाज कितना जटिल है, कैसे वहाँ महिलाओं समेत सबके लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है, और भारत के साथ रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। हाँ, ये तो साफ है कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसे आप आसानी से किसी एक लेबल में फिट नहीं कर सकते। एक तरफ गहरी पुरानी पहचान है, दूसरी तरफ भविष्य बनाने का जुनून। ये चुनौतियों और कामयाबियों का एक अजीब सा पर दिलचस्प मिश्रण है, और इसीलिए ये हमेशा खबरों में रहता है। दुनिया भर में इस पर बात होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे भूगोल, इतिहास, लोग और यहाँ तक कि मुश्किलें, ये सब मिलकर किसी देश की किस्मत और पहचान बनाते हैं। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या सोच लेकर जाएं हम यहाँ से? एक सवाल जो मेरे मन में आता है श्रुत की बातें सुनकर, कि जब इतने कम रिसोर्स हों, इतनी चुनौतियां हों, तो आखिर वो क्या चीज है? क्या वो पढ़ाई पर फोकस है, या रिस्क लेने का कल्चर, या बाहरी दबाव, जो किसी देश में इनोवेशन की, नई चीजें करने की इतनी जबरदस्त आग जला सकती है? और क्या इस कहानी में भविष्य के लिए, दूसरे देशों के लिए कोई सबक है? ये सवाल सोचने लायक है कि मुश्किल हालात में भी तरक्की और असर पैदा करना कैसे मुमकिन होता है।